क्वेश्चन नंबर 4.24 का डी पार्ट कर रहे हैं। जेड एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस और इधर हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, जो कॉइल रखी गई है वो 30 डिग्री के एंगल पे रखी गई है। ठीक है, मतलब ये जो एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, उस प्लेन में यहाँ पर हम लोग 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, ये जो प्लेन है, ठीक है, जो इस बोर्ड से बाहर आ रहा है, ये क्या है, एक्स वाई प्लेन है। इस प्लेन में वाई एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ये 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए यहाँ पर हम लोगों को एक लूप दिखाना है, ऊपर तक ले जाते हैं और ये लूप यहाँ से ऐसे ज्वाइन हो जाता है। ठीक है, करंट इसमें इधर दिखा दिया गया है। मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ B। ओके, और एंगल हो गया 30 डिग्री। वैल्यू सब दे रखा है, हम लोगों को बस उसको पुट करना होगा उसमें। तो अगर हम लोग टॉर्क निकालते हैं, ओके, टॉर्क क्या होता है, टाउ इक्वल टू m क्रॉस b। m क्रॉस b करेंगे तो m कितना दिया हुआ है, m निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू n इंटू आई इंटू एरिया वेक्टर। ठीक है, एरिया वेक्टर क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड एरिया के बराबर होता है और परपेंडिकुलर टू द एरिया होता है। ठीक है, तो एन आई ए निकाले तो एक ही लूप है तो एन की वैल्यू हो जाएगी 1। करंट दे रखा है 12 एम्पियर्स का, यस 12 एम्पियर का करंट है। और एरिया आप निकाल सकते हैं, एरिया है 5 और 10 सेंटीमीटर दिया गया है। एरिया इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 10 बाई 100 इंटू 5 बाई 100 मीटर स्क्वायर। ओके, सो ये आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया निकाल लिया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर -3। करंट होता है एम्पियर और ये होता है मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर का यूनिट हो जाएगा। तो ये जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। एरिया है हमारे पास आ गया। तो m देखते हैं कि m है किधर की तरफ। m निकालने के लिए m का जो डायरेक्शन होगा, ये तो m की वैल्यू हो गई। m का जो डायरेक्शन आप निकालेंगे वो जो राइट हैंड को हम लोग इसमें कर्ल करेंगे, मतलब ये कुछ ऐसे रखा हुआ है, देखो ये जो एक्स वाई प्लेन में ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। तो m जो होगा, करंट जो है वो इसमें इधर से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, मैं देख रहा हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर जब ऐसे राइट हैंड को कर्ल करेंगे तो ये m इधर की तरफ पॉइंट करेगा। ठीक है, m इधर की तरफ पॉइंट करेगा। ठीक है, ये लूप को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये लूप जो है वो जेड एक्सिस से ऐसे, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज, ये जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो m जो होगा वो इधर लेके चलेंगे हम, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो मैं वो दिखा रहा हूँ कि m इधर की तरफ है ऐसे, ये हो गया m। तो m और b के बीच में आप देख सकते हैं कि m और b के बीच में अभी कितने का एंगल बन रहा है। ठीक है, m और b के बीच में एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, आप किधर भी इसको रखें, इस प्लेन को ऐसे रखें, ऐसे रखें, वैसे रखें, कैसे भी कर दें। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन होगा ये ऐसे कहीं भी लेके चले। ठीक है, वो b जो होगा उस पर हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा। सो हम ये देख रहे हैं कि इस केस में जो b है वो m के परपेंडिकुलर है। ओके, तो m क्रॉस b करेंगे तो m इंटू बी इंटू साइन 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, m एंड b के बीच का एंगल है 90 डिग्री, उस 30 डिग्री का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो और एक
ये किधर की तरफ आएगा आप वो निकाल सकते हैं। ये m इधर की तरफ है, ठीक है, और b जो है ऊपर की तरफ है। m क्रॉस b करेंगे, ठीक है। m क्रॉस b करने के लिए m की तरफ क्या करेंगे, m की तरफ जो है वो उंगली रखेंगे, और b की तरफ में ये m इधर की तरफ है तो इधर रखेंगे। b जो है वो ऊपर की तरफ है तो इधर की तरफ, अंदर की तरफ, इन दोनों के परपेंडिकुलर होकर के ऐसे, ठीक है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ठीक है, इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये वाला वो m इधर जा रहा है और b इधर है, ठीक है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर उधर जा रहा होगा टॉर्क। ऐसे करेंगे राइट हैंड रूल से, ठीक है। तो टॉर्क इधर के अबाउट लगेगा, ओके। तो इसका मतलब ये कि अगर इसको हम ऐसे ऐसे होल्ड करें, टॉर्क इधर की तरफ है, तो ये जो लूप है वो ऐसे घूमना चाहेगा, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री इंटू, मैं यहाँ पर कुछ n कैप लगा देता हूँ क्योंकि आपको तो वैल्यू निकालना है। सो m इंटू बी जो भी वैल्यू है साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा। m की वैल्यू 6 इंटू 10 टू द पावर -2 एंड b की जो वैल्यू है वो कितनी है, ठीक है, वो आपको दिया गया है 3000 गॉस होगा शायद, हाँ। तो 3000 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आपका टॉर्क निकल जाएगा, ठीक है। फोर्स अगर निकालना चाहते हैं, फोर्स ऑन ईच, ठीक है, तो फोर्स आप यहाँ पर अलग अलग सेक्शंस कंसीडर कर सकते हो आप, ठीक है। ये जो n कैप लिखा हुआ है आपको ये यूनिट वेक्टर निकालना होगा अगर आप उसका डायरेक्शन लिखना चाहते हो टॉर्क का, ठीक है। टॉर्क का डायरेक्शन मान लेते हैं कि ये लूप ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, इस लूप पे परपेंडिकुलर हो गया ये m, ठीक है, और b जो है वो इधर है। तो एक आपको इमेजिन करना है दो वेक्टर्स, एक इधर और एक इधर की तरफ। मैं वो दो वेक्टर्स दो यूजिंग ए पेन मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि एक तो ये हो गया और दूसरा हो गया ऊपर की तरफ, ठीक है, ये देखो, ओके। तो जब आप m क्रॉस b करते हैं, ठीक है, तो अंदर की तरफ ये जो उंगली मैं दिखा रहा हूँ ये अंदर की तरफ जो है वो है आपके टॉर्क का डायरेक्शन। और अगर टॉर्क इधर की तरफ है इसका मतलब क्या है, अगर टॉर्क इधर की तरफ है इसका ये मतलब है कि अगर अंगूठे राइट हैंड के अंगूठे को इधर रखें तो उंगली ऐसे कर्ल होती, मतलब ये जो लूप है, ठीक है, ये जो लूप है उस पर टॉर्क अंदर की तरफ है। इसका मतलब ये है कि ये लूप ऐसे घूमना चाहेगा, ठीक है, ये इधर से ऐसे घूमना चाहेगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो टॉर्क जो है वो इस बुक के प्लेन में ऐसे जा रहा होगा, ठीक है, तभी तो ये ऐसे घूमेगा, टॉर्क है तो, ठीक है। देखो अगर आपके पास ये एक बॉल है और वो इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो इसका टॉर्क किधर होगा। टॉर्क निकालने के लिए आप उंगली को ऐसे करके कर्ल करेंगे, ठीक है, ऐसे कर्ल करेंगे, इधर की तरफ घूम रहा है तो अंगूठा इधर की तरफ पॉइंट पे, यानी कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क, ठीक है, ये है टॉर्क का डायरेक्शन। तो अगर टॉर्क का डायरेक्शन आपको मिल गया है तो आपको राइट हैंड को से उस एक्सिस को होल्ड करना है। उंगली जिधर कर्ल करती है उधर की तरफ वो रोटेट होगा, ठीक है। टॉर्क का डायरेक्शन हमें रोटेशन का डायरेक्शन बता रहा होता है, ठीक है। तो आप ये टॉर्क निकाल पाएंगे। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लो। अगर आप इसको n कैप को निकालना चाहते हो तो फिर ऐसे निकालना पड़ेगा। देखो फिर आपको इधर x y z में i j k वेक्टर, इधर की तरफ j कैप लेंगे, इधर की तरफ k कैप और इधर की तरफ i कैप, ठीक है। तो जो वेक्टर है वो यहाँ से ऐसे जा रहा है, ओके। पर मतलब मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ आपको एक्स वाई प्लेन, इधर x है और इधर है y। आपका ये जो बुक ऐसे रखा हुआ है ना, इसका ये जो बेस है नीचे वाला वो यहाँ पे ऐसे दिखेगा, ठीक है, वो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ओके। ऐसे ये ऐसे रखा हुआ था, मैंने ये वाला प्लेन सिर्फ XY प्लेन इधर बना के दिखा दिया है।
ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन में ये वाला जो लाइंस का बेस जो है वो ये वाला हिस्सा जो है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। ये बेस, ये एंगल 30 डिग्री है। तो आपने देखा कि m जो है वो वेक्टर इधर की तरफ पॉइंट कर रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ m। b किधर है? ऊपर की तरफ है, b है ऊपर की तरफ यहाँ पे। तो m क्रॉस b मैंने कर दिया, ऐसे m क्रॉस b करेंगे। m इधर की तरफ है और b जो है वो बाहर की तरफ। m क्रॉस b करने से इधर की तरफ आ रहा है टॉर्क, तो टाउ का डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ठीक है। टॉर्क इधर है, इसका ये मतलब है कि ये जो है वो ऐसे घूमना चाहेगा, ठीक है, बिकॉज आप राइट हैंड से जब ऐसे पकड़ेंगे, ओके, नहीं उल्टा घूमना चाहेगा, ऐसे होल्ड करेंगे तो ये उंगली इधर कर लो, यानी कि ये जो है वो ऐसे घूम रहा होगा, ओके, ऐसे घुमाना चाहेगा इसको। तो आप ये देख सकते हैं कि इधर वाले हिस्से पर उधर की तरफ फोर्स लगेगा, इधर वाले पे बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ऐसे निकालना होगा। आप चाहें तो उसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वाला टॉर्क का एक्चुअली में यूनिट वेक्टर पता करना है तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं एक यूनिट वेक्टर अलोंग दिस एक्सिस, ठीक है। मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लूँ, ओके, मान लेते हैं कि इसका लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक a है, ओके, ये a है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा? a cos थीटा होगा, और ये कितना हो जाएगा? a sin थीटा, ठीक है। तो इस यहाँ से इसको ओरिजिन मानेंगे तो इधर के अलोंग जो वेक्टर हम दिखाएंगे, इधर के अलोंग जो एक वेक्टर होगा उसको लिखा जा सकता है, इसको हम आर वेक्टर अगर लिख दें, इसको इधर की तरफ एक वेक्टर ले रहे हैं उसको आर वेक्टर करें तो ये आर वेक्टर आ जाएगा a cos थीटा आई कैप प्लस a sin थीटा j कैप, ठीक है। और चूंकि ये तो आर वेक्टर, लेकिन आपका जो टॉर्क है उस आर वेक्टर के अपोजिट में चल रहा है, सो जो टॉर्क का जो वेक्टर होगा, देखिए ये जो हम लोग यूनिट वेक्टर लिखना चाह रहे हैं, दिस यूनिट वेक्टर n कैप विल बी गिवन बाय दिस माइनस आर वेक्टर। ये आर का डायरेक्शन है तो वो क्या होगा? माइनस आर का डायरेक्शन होगा, डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर तो a है, तो आप इसको लिखेंगे cos आई कैप प्लस साइन जे कैप, साइन कॉस थीटा और साइन थीटा, और आर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? a है, तो a ऊपर नीचे कैंसिल कर दिया और बाकी यहाँ पे भी a है और नीचे में भी क्या है? a है, और एक माइनस साइन भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, माइनस a, तो ये a कैंसिल हो गया। थीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो आ रहा है n कैप निकलेगा माइनस कॉस 30 डिग्री माइनस साइन आई कैप साइन 30 डिग्री जे कैप, ओके। कॉस 30 होता है माइनस साइन 60 के बराबर, माइनस √3/2 आई कैप माइनस हाफ जे कैप, ओके। तो ये आप इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये n कैप का डायरेक्शन होगा, आप उसकी वैल्यू जो है यहाँ पर आप डाल देंगे तो वेक्टर फॉर्म में आपका टाउ निकल जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से अगर आप डायरेक्शन निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। अगर हम लोग फोर्स निकालना चाहें, ठीक है, इसका वैसे आंसर कितना दिया हुआ है? 4.24 का आंसर एक बार देखते हैं बुक में कितना है। फोर 4.24 का d का 1 पॉइंट एट एन एंगल ऑफ 240 डिग्री विद द x एक्सिस। तो ये आप कर सकते हैं, देखिए x एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है, वो कर के निकाल सकते हैं। ये इधर की तरफ जा रहा है ना, ठीक है, तो मैंने जो डायग्राम बनाया उसके हिसाब से टॉर्क जो आया है वो इधर की तरफ आया है, ऐसे आया है, ठीक है। तो x एक्सिस हमारे पास ये है, ठीक है। तो x एक्सिस से मैं यहाँ से ऐसे एंगल ले लेता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज एंगल। बुक में एंगल के फॉर्म में लिखा हुआ, मैंने पूरा वेक्टर के फॉर्म में बता दिया आपको। आप यहाँ से निकाल ले सकते हैं एंगल ऐसे, इससे भी, इसमें भी एंगल निकल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ से बता दे रहा हूँ।
कि ये एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो ये यहाँ तक आ जाएगा। ये एंगल कितना है, ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री का है, तो यहाँ पर भी 30 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो एंगल होता है टोटल 270 होता है। 270 में से 30 माइनस कर देंगे तो ये कितना बनेगा, 240 डिग्री का। ठीक है, तो टॉर्क का जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस से 240 का एंगल बनाएगा। यहाँ से भी आप 240 निकाल सकते हैं। ठीक है, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ y j कैप मानी माइनस हाफ डिवाइडेड बाई माइनस √3/2, ये करके निकाल सकते हैं। ठीक है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और आपको ये 1/√3 देगा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू, आपको मालूम हो कि tan जो होता है वो दे रखा है 1/√3। तो आपको मालूम है कि tan थीटा जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो 1/√3 दिया गया, तो जनरल सॉल्यूशन क्या कहता है, tan थीटा का जनरल सॉल्यूशन आप लिखेंगे तो आएगा, अगर tan थीटा जो है वो tan अल्फा के बराबर, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो गिवन है वो tan थीटा इज इक्वल टू था tan 1/√3 कितने पर आता है, 30 डिग्री पर आता है, या यूं कहें कि π/6 पर आता है। तो थीटा की वैल्यू होगी n इंटू पाई प्लस π/6। n की वैल्यू 1 डाल देते हैं। ठीक है, तो 180 डिग्री, पाई की वैल्यू 180 डिग्री और ये हो जाएगा प्लस 30 डिग्री π/6। नहीं, यहाँ पे तो tan के फॉर्म में देखने पर तो ये कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। ठीक है, कुछ साइन का प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे। तो वैसे सब कुछ सही आया है, यहाँ पर x और y दोनों नेगेटिव आ तो गया है। ठीक है, n पाई प्लस अल्फा ही होता है जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो n पाई प्लस अल्फा मैंने पुट किया, n इक्वल टू 1 पर तो खैर नहीं आया, n इक्वल टू 1 पे कितना आ गया, 210 डिग्री आ रहा है। ठीक है, जो कि करेक्ट आंसर नहीं है, ग्राफ से यहाँ पर डायग्राम में नहीं दिखाई दे रहा वो। आपने देखा ना कि टॉर्क जो है वो ऐसे आ रहा है। ठीक है, यानी कि एक्स वाई इसमें दोनों पॉजिटिव है, उसके पीछे इधर वाले क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होगा, वाई नेगेटिव होगा, इसके पीछे जो क्वाड्रेंट बन रहा होगा, ठीक है, उसमें एक्स जो होगा वो भी नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो वो उस वाले क्वाड्रेंट में हमें देखना था, तो दोनों जिसमें नेगेटिव है, तो दोनों एक्स और वाई कहाँ नेगेटिव होता है, वो इस क्वाड्रेंट में होता है। तो यहाँ पर से ये ऐसे ले रहे थे, ये एक्स एंड वाई था। ठीक है, एक्स के साथ 30 डिग्री बना रहा है अगर एक वेक्टर ऐसे, तो उसको पीछे की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा यहाँ पे भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो आंसर जो निकाला है हमने 200, ओके 30 डिग्री विथ y है, नॉट x, यही तो गलती कर रहे हैं हम लोग। 30 डिग्री विथ y नॉट विथ x, यहाँ पे देख सकते हैं कि y के साथ 30 डिग्री है, तो यहाँ पर ऐसे बनाना पड़ेगा ना, ये है 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल होगा वो कितना होगा, इधर टॉर्क इधर की तरफ आ रहा है ऐसे। ठीक है, तो ये टॉर्क का डायरेक्शन है, तो ये x से 240 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है, हाँ, अब ये tan वाले से क्यों नहीं आ रहा है वो देख लेते हैं। tan थीटा निकालने के लिए हम लोगों ने दोनों को डिवाइड कर दिया, y x j के कोफिशिएंट को हम लोगों ने इससे डिवाइड, यानी कि ये जो एंगल निकल रहा है वो x एक्सिस के साथ निकल जाएगा।
ठीक है। तो ये तो 1/√3 आएगा। 1/√3 जो होती है वो tan की वैल्यू कितने पर होती है? ये 30 डिग्री पर आता है, थीटा इक्वल टू π/6 पर। तो n इक्वल टू n5 180 प्लस, वो जनरल सॉल्यूशन सही से काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, जो कुछ साइन वगैरह का प्रॉब्लम आ रहा है, तो जनरल सॉल्यूशन से सही से नहीं आ पा रहा है। तो कुछ डायरेक्ट 3D में हम कर रहे हैं ना, 3D में हम लोग विजुलाइज सही से नहीं कर पा रहे, इसी वजह से जो वेक्टर वाइज तो सही नहीं कर रहा है कि दोनों जो है वो नेगेटिव आ रहा है। और दोनों नेगेटिव आने का मतलब कि अच्छा गलती ये है ना कि ये हमने 30 डिग्री लिया है विथ एक्स एक्सिस, ठीक है, यही गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर एंगल जो नाप रहे हैं हम तो वाई के साथ नाप रहे हैं ना, थीटा, एंगल गलत लिया गया। एंगल तो यहाँ पर ये वाला लेना चाहिए था हमें। इसमें गलती सिर्फ इस बात का है कि एंगल जो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, एंगल जो हमने लिया y से लिया था और फिर हमने x का फॉर्मूला लगा दिया। देखो इसको कोई ऊपर से देखता है, ठीक है, तो वो ऐसे देखेगा, x वो इधर y एक्सिस देखेगा ऊपर से देखने वाला, और इधर देखेगा वो x एक्सिस, ठीक है। एंगल यहाँ पर ऐसे बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। टाउ जो वेक्टर आया है वो इधर की तरफ आया है, ठीक है, टाउ वेक्टर जो है वो इधर की तरफ निकला है। तो x, हम एंगल x एक्सिस से नाप रहे हैं, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये ऊपर से देखने वाला जो ऐसे ऊपर इसकी आंख होगा वो देखेगा, वो क्या देखेगा? तो ऊपर से देखने पर ये यहाँ से 30 डिग्री, तो ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। और फिर आपको क्या करना है, 270 टोटल होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, उसमें 30 माइनस करेंगे तो ये 240 डिग्री आ जाएगा। और वो यूनिट वेक्टर में क्या गलती है वो भी मैं आपको बता दूं। यूनिट वेक्टर में एक गलती हो गया है, वो ये है कि हम लोगों को जो एंगल लेना होता है वो x के साथ लेना होता है। तो यानी कि इस वेक्टर को अगर आप r वेक्टर कह रहे थे, ठीक है, तो इसको अगर हम थीटा इसको कहेंगे ना, तब तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ठीक है, दिस इज योर r cos थीटा, और ये जो पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक होगा वो हो जाएगा r sin थीटा, ठीक है। सो r वेक्टर जो लिखा जाता है वो r cos थीटा प्लस r sin थीटा होता है। तो जहाँ पे थीटा लिखा हुआ है ना, वहाँ पर 90 माइनस थीटा आ जाएगा। हम लोग अगर ये वाला यूज करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये 60 आ जाएगा, ठीक है, ये दोनों 60 आ जाएंगे घटने की वजह से। ये वाला ये 30 डिग्री दिया तो ये कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 60 हो जाएगा ना, तो वो 60 आना चाहिए, यानी कि ये वाला हाफ आ जाएगा और ये वाला आ जाएगा √3/2। यही मिस्टेक है, बाकी सब कुछ सही है। तो यानी कि √3/2 माइनस के साथ और माइनस हाफ, और ये मिलेगा √3, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू आ रहा है, थीटा इज इक्वल टू π/3, थीटा π/3 है, लेकिन π/3 में तो क्या होता है, दोनों नेगेटिव है, तो हो नहीं सकता ऐसा। तो यानी कि वो किस को यहाँ पर आना चाहिए, इस क्वाड्रेंट में होना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वाड्रेंट में लाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, थीटा इक्वल टू 240 डिग्री ले लिया। अगर आप जनरल सॉल्यूशन जैसे देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ये π/3 था, ओके, तो ये π/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 60 डिग्री ऐड कर देंगे तो ये आ रहा है 240 डिग्री, ठीक है। मिस्टेक इस वजह से हो रहा था कि यहाँ पे ये एक्स एक्सिस नॉर्मली हम लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस नीचे की तरफ है, सो उसी वजह से गलती हुई है। अगर वो इधर की तरफ एक्स एक्सिस लेते और यहाँ पे वाई एक्सिस लिखते, ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये सब यूनिट वेक्टर वगैरह में भी थोड़ा आसानी होती। वैसे इतना रिक्वायरमेंट नहीं कि हम यूनिट वेक्टर लगाएं, ठीक है, ये तो बहुत सिंपल था कि ये एंगल अगर आपको सिर्फ बताना। हाँ, अगर आपको टॉर्क का वेक्टर बताना है, ठीक है, तो फिर वेक्टर बताने के लिए पूरा लिखना पड़ेगा, और वो जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी उससे वो वेक्टर मल्टीप्लाई भी होगा। क्वेश्चन जो है वो 4.16 क्वेश्चन का बी पार्ट है।
ठीक है। इसमें टू पैरेलल कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल्स दिए गए हैं, ठीक है। तो एक कॉइल है ये और एक दूसरा कॉइल यहाँ पे मान लेते हैं, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक। कोएक्सियल मतलब उनके एक्सिस जो है वो एक जगह पर है, ठीक है। ये अब इक्वल रेडियस दे दिया गया है, इसका रेडियस जो है वो r है, उसका भी r है। एंड नंबर ऑफ टर्न, इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कैपिटल N है और इसमें भी कैपिटल N ही होगा, ठीक है। इक्वल करेंट्स इन द सेम डायरेक्शन, मान लेते हैं कि इसमें जो करेंट है वो ऐसे है, ठीक है, इस तरीके से ऐसे, तो इसमें भी वैसे ही दिया गया है, करंट ऐसे जा रहा है करंट, ठीक है। ये बाहर की तरफ है, बोर्ड से बाहर की तरफ है ये दोनों साइड, अब वो वाला जो है वो पीछे की तरफ है, ओके। So that the field on the axis around the midpoint between the coils, यानी कि मिड पॉइंट बिटवीन द कॉइल्स ये हो गया, मिड पॉइंट इन दोनों का जो डिस्टेंस है यहाँ से, उसका मिड पॉइंट क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है। इसको कुछ आप सेंटर को कुछ मान सकते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, तो ये है C, ठीक है, दोनों के बीच का पॉइंट। So that the field on the axis around the midpoint between the coils is uniform over a distance that is small as compared to r and is given by B equal to 0.72। तो यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ठीक है। तो दो कॉइल दिए गए हैं, तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस कॉइल की वजह से भी होगा और इस कॉइल की वजह से भी होगा, दोनों कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड आपको ऐड करना होगा। तो अगर मैं एक कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड पहले चेक करते हैं कि ये वाला पहले लेते हैं, ऐसे यहाँ पर कॉइल रखा हुआ है, आप ऐसे उंगली कर्ल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर किधर की तरफ होगा, यहाँ पे बाहर की तरफ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इस कॉइल की वजह से इधर की तरफ आएगा, ठीक है। और इस वाले कॉइल की वजह से देखेंगे, इस वाले कॉइल की वजह से देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसकी वजह से भी इधर की तरफ ही आएगा, यानी कि दोनों क्या होगा, ऐड हो जाना चाहिए। मतलब एक सिंगल कॉइल है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से ऐसे निकलता हुआ ऐसे चला जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के अंदर में ऐसे होगा, ठीक है। अगर इसमें करंट ऐसे जा रहा है ऐसे, तो इधर की तरफ जो फील्ड ऐसे होगा, इधर की तरफ नॉर्थ पोल बन रहा होगा और इधर की तरफ फील्ड ऐसे जा रहा होगा तो इधर की तरफ साउथ पोल बन रहा होगा, ठीक है। वैसे ही इसमें भी बन रहा होगा। तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर देख रहे हैं तो दोनों जो फील्ड होगा वो ऐड होगा, इसकी वजह से फील्ड उधर की तरफ और इसकी वजह से फील्ड जो होगा वो इधर की तरफ, ठीक है। इसमें इंटर कर रहा होगा इस वाला, इसका फील्ड जो बाहर निकल रहा होगा, तो दोनों का जो फील्ड है वो ऐड और इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा। बी का क्या फार्मूला होता है, बी इज इक्वल टू, आपको इस क्वेश्चन में दिया गया ये पार्ट में फार्मूला जो हमने डिराइव कर रखा था, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, जितने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फील्ड उतना ही टाइम्स जो है स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है। ये होता है किसी लूप के, कोई लूप दिया गया है करंट कैरिंग लूप, उसके एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर जो फील्ड होता है वो इधर की तरफ होता है, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला हम इसमें अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो अप्लाई करते हैं, दोनों का फील्ड जो है वो ऐड करके देखते हैं कि क्या आता है। तो दोनों का फील्ड हम ऐड करेंगे तो B इक्वल टू जो आएगा टोटल वो ट्वाइस ऑफ दिस टर्म आएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो 2 हम कैंसिल कर लेते हैं। और प्रूफ क्या करना है, अगर हम प्रूफ करने को देखें तो अभी पहले इसको लिख लेते हैं। प्रूफ जो करना उसमें म्यू नॉट चाहिए, आपको n चाहिए,
आई भी चाहिए, यानी आर स्क्वायर नहीं है और नीचे में सिर्फ आर है, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो एक्स है उसको हटा दिया गया है, एक्स जो है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये इसके लिए हम देखें क्या, यहाँ पे लिखा गया, नीचे एक बात बताया गया, सच एन अरेंजमेंट टू प्रोड्यूस ए नियरली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए स्मॉल रीजन इज नोन एज हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल। हेल्महोल्ट्ज़ जो साइंटिस्ट थे उनके नाम पर ये रखा गया है, ठीक है। तो मैंने आपको दो मैग्नेट्स के बारे में बताया था कि अगर दो मैग्नेट्स आपके पास हैं, बार मैग्नेट, ठीक है, अगर आप उनको दूर रखते हैं तो यहाँ से जब फील्ड नॉर्थ से निकलता हुआ ऐसे होकर के इंटर करता है साउथ में, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर आप इसको क्लोज रखते थोड़ा, ठीक है, तो ये उतना कर्व नहीं हो पाएगा, कम ही हो पाएगा, और ऑलमोस्ट जो बीच में जो फील्ड होंगे वो क्या होंगे, पैरेलल रहते हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म फील्ड यहाँ पर आपको मिलता है, जबकि अगर आप बहुत दूर दूर रखेंगे दो बार मैग्नेट्स को तो फील्ड जो होगा वो यूनिफॉर्म नहीं रहता है। उसी तरीके से कॉइल्स जो है उनके बारे में बात करते हैं। अगर कॉइल जो है वो नज़दीक रखे हुए हैं, ठीक है, ये जो गैप है दोनों के बीच में, इफ दिस इज वेरी लार्ज, ठीक है, और वेरी स्मॉल, दो अगर आप देखें केसेस, तो उसमें जो आपके बुक में दिया गया है यहाँ पे कहा जा रहा है कि सो दैट द फील्ड ऑन द एक्सिस around the midpoint between the coils is uniform over a distance that is small as compared to r, ठीक है, and is given by b is equal to, ठीक है, 0.72। तो ये कहता है क्या कि अगर हम देखें कि एक छोटे से डिस्टेंस के बीच में, विद इन ए स्मॉल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस लेंगे, एक वेरी स्मॉल डिस्टेंस में फील्ड जो होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है। और एक बात और बताया जा रहा है कि इज स्मॉल कंपेयर टू आर, ठीक है, और जो डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस, ये जो हम इसको d कर दें, दिस d इज मच मच लेस देन r, ओके। और एक चीज मैम लोगों ने मिस किया है, सिर्फ ये जो कॉइल के बीच में जो गैप है ये भी आर है, जितना थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, एक्चुअली जो कॉइल है वो और क्लोज रखे हुए हैं, ठीक है, मतलब मुझे इसको यहाँ पे नहीं बनाना चाहिए, थोड़ा सा और क्लोज बनाना चाहिए था, उतने ही डिस्टेंस पे रखा हुआ है, जितना ये आर है उतने ही डिस्टेंस आर पे ही इसको रख दिया गया यहाँ पे। तो मैंने स्टार्टिंग में ये चीज़ पढ़ा नहीं था, बाद में पता चला, तो डायग्राम पुराना वाला ही रह गया। तो ये जो है वो क्लोज है काफ़ी, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर है, ये है इसका रेडियस आर इसका भी, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन को पूरी तरीके से समझ चुके हैं। कंसीडर टू पैरेलल कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल्स ऑफ इक्वल रेडियस आर, नंबर ऑफ टर्न्स एंड कैरिंग इक्वल करंट, दोनों में करंट भी इक्वल दिया गया है, separated by a distance r, दोनों के बीच में डिस्टेंस r, so that the field on the axis around the midpoint between the coils is uniform over a distance that is small as compared to r, ठीक है। तो उस ये जो फील्ड होगा दोनों के बीच में, वेरी स्मॉल डिस्टेंस के बीच में क्या होगा, हर जगह यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, विद इन ए स्मॉल डिस्टेंस इट विल बी यूनिफॉर्म। अगर आप x इक्वल टू आर बाई 2 पुट करेंगे यहाँ पर निकालने के लिए, तो देखते हैं कि क्या आएगा। सो r/2 डाल देते हैं, तो जो ये जो टर्म है x स्क्वायर ये बनेगा, मैं इसको लिख देता हूँ b एट r/2, याद है म्यू नॉट i r स्क्वायर n अपॉन 2 इंटू r/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है। ये तो एक कॉइल की वजह से फील्ड होगा, फिर इसका हम लोग क्या करेंगे, ट्वाइस कर देंगे, इसको हम लोग ट्वाइस करेंगे, तो एक ट्वाइस यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो यानी 2 ये कैंसिल हो जाएगा, और इसको कैलकुलेट करते हैं और आंसर आ जाना चाहिए। सो जो फाइनल जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो होगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन अपॉन, नीचे से हम लोग r का पावर 3
r का क्यूब कॉमन कर लेते हैं, बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे आएगा 1/4 प्लस 1। ठीक है, मैंने r स्क्वायर दोनों से कॉमन किया, फिर पावर 3/2 करेंगे तो r का क्यूब आ जाएगा। ओके, तो ये 1 + 1/4 आ जाएगा 5/4। ठीक है, 5/4 आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे 4/5, 4/5। सो ये आ गया μ0 I/n/r तो आ गया था, और इसको सम कर रहे थे तो 5/4 to the power 3/2। ठीक है, तो इसको लिख लो आप 4/5 का पावर 3/2 इंटू μ0 I/n/r। ठीक है, और यही कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा यूजिंग अ कैलकुलेटर। ठीक है, एग्जाम में कई बार आपको कैलकुलेटर नहीं मिलता है। ठीक है, तो तब फिर आप कैसे प्रूव करेंगे, मैं जरा वो बता देता हूँ कि अगर आपको एग्जाम में मिल गया ये तो कैसे करेंगे। सो आपको निकालना है 4/5 to the power 3/2। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं x, इसको आप कुछ x मान लो, और फिर आपको लेना होगा log x बराबर आ जाएगा log ऑफ 4/5। पावर जो होता है वो बाहर आ जाता है लॉग में, तो 3/2 बाहर आ जाएगा। ओके, फिर इसको आप लिखेंगे 3/2 इंटू log 4 माइनस log 5। ठीक है, log m/n क्या होता है, log m माइनस log n होता है। log 4 की वैल्यू टेबल से देखनी है, log 5 की वैल्यू देखनी है, 3/2 लिखना है, और फिर आपको वो जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू यहाँ पर आपको लिख देना है। दोनों को log 4 की वैल्यू लिखनी है, log 5 की वैल्यू लिखनी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये आ गया log x। फिर जो भी वैल्यू आया है उसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर लोगे आप, ये तो हो जाएगा। ये जो समथिंग वैल्यू आ गया इसको मैं मतलब y कर देता हूँ। चलो, तो आपने निकाल लिया log x बराबर y। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, x। सो x इज इक्वल टू आएगा एंटी लॉग का टेबल देखना होगा, उसमें जो y की वैल्यू है वो देखनी होगी। ठीक है, केमिस्ट्री वाली जो बुक है एनसीईआरटी की, उसमें पीछे में दे रखा है 12th क्लास का जो फर्स्ट पार्ट है बुक, उसमें आपको ये एंटी लॉग टेबल और लॉग टेबल देखना सिखाया गया है। तो एग्जाम के में अगर आपको जरूरत पड़ेगा तो यही करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे मैंने आपको बताया था अभी कैलकुलेशन किया कि 4/5 कितना आ गया था, 0.8 आ गया था। सो 0.8 जो है उसका आपको क्या करना है, पावर 3/2 निकालना है, तो द पावर 3/2। तो आप क्या करेंगे, इसको 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8 कर देना है। ठीक है, मैं डायरेक्ट भी बता रहा हूँ कैसे कर सकते हैं। तो ये 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.64 तो आ जाएगा, फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आ रहा है 5.12 आ रहा है, 5.12 चेक करके देखना होगा। ठीक है, 8 8 तो 64, हमने 0.64 लिखा है सही, और उसको फिर 8 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये सही है, 5.12 आ जाएगा। फिर 5.12 का आपको क्या करना होगा, स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो 5.12 का हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको कैलकुलेशन कैसे करना है एग्जाम वगैरह में वो भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पीछे से आप ऐसे पेयर बना लेते हैं, ये 2 जा कैलकुलेशन, यहाँ पर 3/2 ही था ना, हाँ 3/2। 4/5 कितना आया था, 0.8 आ गया था। ठीक है, 0.8 का पावर हमने 3/2 किया है। ओके, तो 0.8 का क्यूब तो कर दिया गया, अब हमने स्क्वायर रूट निकालना है। तो 0.72 तो नहीं आ रहा है ये वैल्यू, वैसे ही गलत आ रहा है यहाँ पे।
मैंने मल्टीप्लाई करने में ये 8 से मल्टीप्लाई नहीं करना था, 0.8 से करना था, यानी कि 0 यहाँ पर आएगा, 0.512, इतना बड़ा मिस्टेक नहीं करना है एग्जाम में, 0.512, ठीक है। तो 0.512 है, ना कि 512 है, 0.512, ओके। इसका स्क्वायर आपको निकालने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है डेसिमल वाला, तो फिर आपको क्या करना होगा, इसमें हम लोगों को इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0. ये लिखा जा सकता है 5120, ठीक है। या इसके डेसिमल को पूरी तरीके से अगर ख़त्म करना चाहें, या फिर इसको अगर हम यहाँ शिफ्ट कर दें दूसरे वाले पे, ठीक है, इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो इसको लिख सकता हूँ √5.1/2 डिवाइडेड बाई 100। इसको मैंने इधर वाले पे शिफ्ट कर दिया तो इतना लिखा जा सकता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 51/10 आएगा। तो 51 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। मैं अप्रॉक्स कर रहा हूँ, ठीक है। आपके पास यहाँ पे डेसिमल भी है 2, चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। तो मैं 2 छोड़ देता हूँ, तो फिर इसको देख सकते हो आप, 7 आने लग गया ना, हाँ। और फिर हम लोग यहाँ पे हम लोग एक डेसिमल दे देंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर 00 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है। यहाँ पर एक और 2 भी तो है ना, उसको आप लोगे 7 डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो 0.7 करके आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। 51.2 का स्क्वायर रूट आप निकाल के देख लो कि इतना आता है, ठीक है। और आप कर सकते हैं। कैलकुलेटर नहीं होता ना एग्जाम में, बात ये है, एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं होता है, फिर आप कैसे करते हैं, यूजिंग ए लॉग टेबल, नहीं तो फिर आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तभी आएगा ना। और अगर आप इतना कॉन्फिडेंट हो ही कि हाँ भाई 4/5 जो है 0.8 है, तो पावर 3/2 करेंगे तो 0.72 आ जाता होगा। एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ लेता हूँ, ठीक है। ए टोरॉइड हैज अ कोर ऑफ इनर रेडियस 25 सेंटीमीटर, अंदर वाला जो रेडियस है वो कितना है 25 सेंटीमीटर, एंड आउटर रेडियस जो है वो 26, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक है 1 सेंटीमीटर का। 3500 टन्स ऑफ वायर आर वॉन्ड, ठीक है। नंबर ऑफ टन्स जो है वो n जो है वो 3500 है, ओके। इफ द करंट इन द वायर इज 11 एम्पियर, करंट इज 11 एम्पियर, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द टोरॉइड, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा, ठीक है। इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड एंड सी इन द एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाई टोरॉइड, तो एम्प्टी स्पेस जितने भी हैं सब में क्या होगा 0 होगा। और इनसाइड द कोर में हम निकालेंगे तो B जो होगा इज इक्वल टू μ0 n इंटू I, where n is the number of turns per unit length, n is not the total number of turns, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स कितना, मतलब उसमें जो वाइंडिंग की गई है वो कितना क्लोज बाइंडिंग किया गया, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर ये नहीं देखना कि टोटल टर्न कितना हो रहा है। आपके पास एक टोरॉइड, छोटा सा टोरॉइड है, आपने उसमें अगर 5 मीटर वायर से अगर बाइंडिंग कर दी तो ढेर सारा उसमें नंबर ऑफ टर्न हो जाएगा, ठीक है। अब वही अगर आप 5 मीटर जो वायर है उसको एक बड़े से टोरॉइड में, मतलब एक छोटा सा टोरॉइड बनाते हैं जिसमें 5 मीटर की बाइंडिंग कर दें, और एक बड़ा सा कॉइल बनाते हैं टोरॉइड और उसमें भी 5 मीटर का कॉइल आप वाइंडिंग करोगे तो पूरा वाइंडिंग भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, ज़्यादा डेंसली पैक्ड बनेगा जब आप छोटा टोरॉइड बनाएंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज नॉट रेस्पॉन्सिबल, एक्चुअली नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आपको देखना होता है। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। आपको पता है कि μ0/4 की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷, सो μ0 की वैल्यू हो जाएगी 4
पाई इंटू 10⁻⁻7, नंबर ऑफ टर्न्स जो होगा वो n डिवाइडेड बाई 2πr, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपन सरकमफ्रेंस इंटू जो करंट की वैल्यू होगी। सो ये पाई पाई कैंसिल हो जा रहा है, एक तो फायदा आपको यहाँ पे मिला, और ये 2 कैंसिल होकर 2 मिलेगा। सो b इज इक्वल टू ट्वाइस 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स कितने 3500 डाल देते हैं, ओके। और करंट की वैल्यू कितनी है 11 एम्पियर इंटू 11 एम्पियर, ओके। और यहाँ पर नीचे में रेडियस भी दिखना है, ये रेडियस तो डिवाइडेड बाई r कितना है 20, r जो लेंगे वो सेंटर से लेंगे यहाँ से, तो 25.5 ले लेंगे। r इज इक्वल टू 25.5 सेंटीमीटर्स। अब 25 ले नहीं सकते, 26 नहीं लेंगे तो बीच से लेंगे ना, ठीक है। सो 25.5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 25.5 अपॉन 100 मीटर्स। सारी वैल्यू पुट कर दी गई है, अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये है 2 इंटू 35 जब हम करेंगे तो 70 आ जाएगा, ठीक है। और ये 3 जीरो होंगे, ये एक 2 जीरो यहाँ पर, एक 0 70 वाला, तो ये जो है वो खत्म होकर के मिल जाएगा 10⁻⁻4। 7 में से 3 जो है वो पावर कैंसिल हो गए, इंटू 11 पहले लिख लेते हैं, इसको 25.5 ही रहने देते हैं, या यूं कहें कि इसको डेसिमल भी हटा दे तो एक 0 यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो 255 कर देते हैं और यहाँ पे 1000 जाके ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। अब बाकी जो है वो इससे 11 इंटू 7 कर देते हैं, सो ये आ जाएगा 77/255 इंटू ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10⁻⁻1, ठीक है। तो फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैं इसको यहाँ पे 0 बढ़ा दूं तो यहाँ पर आ जाएगा 10⁻⁻2। 770 को ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, वैसे उतना करने की जरूरत नहीं है। 255 को मैं 2 टाइम्स लगा देता हूँ तो ये आ जाएगा 510। 250 का हो जाएगा 500 और ये 5 मल्टीप्लाई करके 10 देगा, ओके। सो 0.6260, ठीक है। डेसिमल देते हैं, लेकिन मुझे लगा गड़बड़ है, ये 3 टाइम्स भी लगाया जा सकता था, ठीक है। ठीक है, 3 टाइम्स तो लग ही जा रहा है, तो फिर 2 टाइम्स क्यों। 5 3 जब 15, 1 आपका कैरी हो गया, 5 से 15 16, 1 कैरी, देन 3 2 जा 6 1 7, सही है। यहाँ पे 5 लिख लेते हैं, ये कैंसिल हो गया, डेसिमल लगाते हैं 0, फिर आपको एक और 0 चाहिए होगा 500, सो ये 1 टाइम लगेगा, ओके। तो 3.01 आ रहा है, ओके। 3.01 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला, 3.0 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला निकाला गया, और बाकी जो है वो 0 है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया गया ना तो तुरंत ऐसे ही डायरेक्टली नंबर ऑफ टर्न्स मत पुट कर देना आप, नहीं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड नहीं करता है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो टर्न्स है वो कितने क्लोजली हैं, ठीक है। अगर 1000 टर्न्स हैं और 1 किलोमीटर में लपेटा गया उसको, ठीक है, तो क्या फ़ायदा है, हर मीटर पर 1 टर्न बनेगा। वही अगर आपके पास 10 ही टर्न है, 100 ही टर्न है, लेकिन अगर वो 100 टर्न जो है वो 1 सेंटीमीटर में पर वाइंडेड है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, फील्ड जो होगा उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। यानी कि फील्ड का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पर। और ये सोलिनॉइडल कॉइल पे भी यही बात लागू होती है,
और टोराइड में भी यही बात लागू होती है। 3.0 × 10⁻² टेस्ला निकाला गया और बाकी जो है वो 0 है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर नंबर ऑफ टन्स दे दिया गया ना तो तुरंत ऐसे ही डायरेक्टली नंबर ऑफ टन्स मत पुट कर देना आप, नहीं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो नंबर ऑफ टन्स पे डिपेंड नहीं करता है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो टन्स है वो कितने क्लोजली हैं। ठीक है, अगर 1000 टन्स हैं और 1 किलोमीटर में लपेटा गया उसको, ठीक है, तो क्या फ़ायदा है, हर मीटर पर 1 टर्न बनेगा। वही अगर आपके पास 10 ही टर्न है, 100 ही टर्न है, लेकिन अगर वो 100 टर्न जो है वो 1 सेंटीमीटर में पर वाइंडेड है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, फील्ड जो है उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। यानी कि फील्ड का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पर। और ये सोलिनॉइडल कॉइल पे भी यही बात लागू होती है और टोराइड में भी यही बात लागू होती है। क्वेश्चन नंबर 4.17 है, ठीक है, 18, हाँ। So answer the following questions. A magnetic field that varies in magnitude from point to point but has a constant direction east to west is set up in a chamber. एक चैम्बर में ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में फील्ड बना दिया गया है, ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है उसका वो वेरी कर रहा है पॉइंट टू पॉइंट। ओके, A charged particle enters the chamber and travels undeflected along a straight path। एक चार्ज पार्टिकल इंटर करता है और वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में निकल जाता है विथ कांस्टेंट स्पीड। What can you say about the initial velocity of the particle? तो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी के बारे में हम क्या कर सकते हैं, varies in magnitude from point to point but has a constant direction is set up in a chamber। A charged particle enters a chamber। तो चार्ज पार्टिकल चैम्बर में इंटर करता है तो हो सकता है कि वो विद 0 वेलोसिटी इंटर कर रहा हो along a straight path with constant speed, लेकिन ये बोल रहे हैं कि वो एक कांस्टेंट स्पीड से इंटर करता है। ठीक है, तो जिस स्पीड से आएगा उसी स्पीड से वो चला जाएगा। ठीक है, and travels undeflected along a straight path with constant speed। What can you say about the initial velocity? तो आप इतना ही कह सकते हैं कि जो इसमें कोई अगर उसका स्पीड चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, अगर स्पीड चेंज नहीं हो रहा है इसका क्या मतलब है, और स्ट्रेट पाथ में निकल जा रहा है। जब भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल इंटर करता है तो आपको मालूम है कि वो हेलिकल पाथ बनाता हुआ जाता है अगर किसी एंगल पे जा रहा है तो, अगर परपेंडिकुलर है तो सर्कुलर पाथ बनाता है, लेकिन यहाँ तो स्ट्रेट निकल गया। ठीक है, जो लॉरेंज फोर्स का फार्मूला होता है, ठीक है, L = QV क्रॉस B। अगर अनडिफ्लेक्टेड निकल रहा है विथ अ कांस्टेंट स्पीड, एक तो अनडिफ्लेक्टेड जिस वेलोसिटी से जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी में ही जाएगा, और स्पीड भी कांस्टेंट, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या है कि फोर्स लग ही नहीं रहा है, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिज्म जो है यहाँ पे नहीं लग रहा है, यानी लॉरेंज फोर्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। चार्ज तो 0 है नहीं उस पर, इट हैज सम चार्ज। ठीक है, लिखा हुआ है चार्ज पार्टिकल, तो चार्ज तो 0 नहीं हो सकता, दिस इज नॉट 0। वेलोसिटी भी 0 नहीं है, वेलोसिटी इज ऑल्सो नॉट 0। फील्ड भी 0 नहीं है, ये तीनों 0 नहीं है, तो फिर आखिर 0 कैसे हो सकता है। यानी कि इसका ये मतलब जो क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ये VB साइन थीटा जो आ रहा होगा, ये साइन थीटा 0 हो रहा होगा, यानी कि थीटा जो है वो 0 है। इसका ये मतलब है कि वेलोसिटी जो है और मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों क्या है, पैरेलल है। ठीक है, यानी कि चार्ज पार्टिकल्स इंटर इन अ डायरेक्शन ऑफ द गिवन मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में ही चार्ज पार्टिकल इंटर करेगा, तब उस पर लॉरेंज फोर्स नहीं लगेगा। और अगर किसी भी दूसरे डायरेक्शन से इंटर करता है तो उस केस में क्या होगा, उसमें या तो हेलिकल पाथ बना ही लेगा। ठीक है, और अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आता है मैग्नेटिक फील्ड के वेलोसिटी, तब उस केस में हम देखेंगे कि ये सर्कुलर पाथ बनाएगा। ठीक है,
ये हो गया ए पार्ट। अब बी देखें, ए चार्ज पार्टिकल इंटर्स एन इन्वायरमेंट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म, अलग अलग जगह पर मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अपना डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, अलग अलग जगह पर अलग अलग है। कि बार मैग्नेट अगर आप लेते हो, ठीक है, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हम देख रहे हैं, ओके, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, यहाँ पर फील्ड ऐसे, यहाँ पे फील्ड इधर की तरफ है, तो हर जगह फील्ड का डायरेक्शन क्या है, चेंज, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। बार मैग्नेट का जो फील्ड होता है वो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। हॉर्स मैग्नेट का फील्ड जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, ओके। तो ये अब अगर आप बार मैग्नेट से दूर चले जाते हो, ठीक है, तो यहाँ पर जो फील्ड की जो वैल्यू होगी और यहाँ पर जो फील्ड, यहाँ पर फील्ड वीकर होगा, यहाँ पे जितने नजदीक रहेंगे मैग्नेट को उतना स्ट्रॉन्गर होगा। सो यानी कि जो परमानेंट मैग्नेट्स के आसपास में जो फील्ड होती हैं वो नॉन यूनिफॉर्म रहती हैं, तो वैसा ही फील्ड में इंटर कर रहा है चार्ज पार्टिकल। एंड कम्स आउट ऑफ इट फॉलोइंग ए कॉम्प्लिकेटेड ट्रैजेक्टरी। तो अगर आप इसमें कोई चार्ज पार्टिकल भेजेंगे तो ये ऐसे घूमता हुआ ऐसे ऐसे कर करते, ऐसे हो सकता है कि कहीं भी ऐसे निकल जाए, ठीक है, जहाँ पर उसको वीक मिल जाए फील्ड या, ठीक है, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ट्रैजेक्टरी में मूव कर सकता है। कई जगह ऐसे चार्ज पार्टिकल आता है, ऐसे तो घूमता है कई तरीके से, ठीक है। पार्टिकल एक्सीलरेटर्स में इस तरह के डायग्राम बनने आप देख सकते हैं, उसमें एक बबल चैम्बर होता है या इस तरह की चीज़ें होती हैं जहाँ पर डिटेक्ट किया जाता है चार्ज पार्टिकल के मोशन को, ठीक है। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ट्रैजेक्टरी दिखाई देता है, ठीक है। वुड इट्स फाइनल स्पीड इक्वल द इनिशियल स्पीड इफ इट सफर्ड नो कॉलिजन्स विद द इन्वायरमेंट, ठीक है। ये कहता है कि ये कहीं कोलाइड नहीं करता है, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। तो ये कहता है कि क्या ये चार्ज पार्टिकल का स्पीड जो है वो चेंज होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो आपको एक बात जानना चाहिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड से में जो लॉरेंज फोर्स लगता है, ठीक है, इधर वेलोसिटी है, इधर मान लेते हैं वेलोसिटी, और फील्ड मान लेते हैं कि अंदर की तरफ है। हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। तो आपको मालूम है फील्ड जो अंदर की तरफ है, तो V क्रॉस B करेंगे तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो दिस फोर्स ये जो फोर्स लग रहा है लॉरेंज फोर्स, ठीक है, ये फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और अगर पार्टिकल जो है वो, जैसे यहाँ पे पार्टिकल जो Q चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, ठीक है। और अगर परपेंडिकुलर मूव नहीं करता है तो हम क्या करते हैं, उस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट ले लेते हैं, ठीक है। एक टेंजेंशियल कंपोनेंट लेते हैं और एक होता है पैरेलल कंपोनेंट। एक ऐसा वेलोसिटी का कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, पार्टिकल को आगे की तरफ ट्रांसलेट करेगा। और जो फील्ड जो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट, ठीक है, जो V परपेंडिकुलर वाला होगा, एक होगा V पैरेलल, ये है दिस इज V परपेंडिकुलर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, और V पैरेलल जो होगा इज द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड नहीं, जो वेलोसिटी ले रहे हैं उसके दो कंपोनेंट हम कर देंगे, ठीक है, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक पैरेलल कंपोनेंट। पैरेलल वाला कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, सो इसकी वजह से कोई लॉरेंज फोर्स नहीं लगने वाला, ठीक है, इस वेलोसिटी की वजह से। लॉरेंज फोर्स इसकी, यानी कि ये जो है वो उसको सर्कुलर पाथ में घुमाएगा और ये वाला आगे बढ़ाएगा, तो सर्कुलर पाथ ऐसे हेलिकल बनता है, वो आगे बढ़ता है, ओके। तो हमें देखना क्या है कि जो पैरेलल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, ठीक है, वो तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, दैट विल रिमेन कांस्टेंट। जो परपेंडिकुलर वाला है उसकी बात करते हैं। परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या करता है, ये है V परपेंडिकुलर, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और ये ऐसे, सो इट इज परपेंडिकुलर विद द B, ठीक है। तो आपको मालूम है कि इस पर फोर्स निकालते हैं अगर हम लॉरेंज फोर्स, तो वो किधर आता है, वो ऊपर की तरफ मैंने ऑलरेडी निकाल दिया है। यानी कि ये लॉरेंज फोर्स जो है वो
वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और आपको मालूम हो कि फोर्स जब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सर्कुलर पाथ में जब कोई चीज मूव करता है सो सेंट्रीपिटल फोर्स Fc अंदर की तरफ एक्ट करता है, और ये होता है v आपको परपेंडिकुलर वेलोसिटी, ठीक है। सो यानी कि चार्ज पार्टिकल जो है वो ऐसे मूव करेगा ड्यूरिंग इट्स मोशन। ये आगे भी फील्ड आपको लेना है, यहाँ पर वेलोसिटी इधर हो जाएगा और फोर्स अब इधर लगने लग जाएगा। आगे जाता है तो वेलोसिटी इधर हो जाएगा लेकिन फोर्स उसके परपेंडिकुलर इधर लगेगा। सो फोर्स इज ऑलवेज लॉरेंज फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी which is perpendicular to the magnetic field, और component of velocity which is parallel to magnetic field remains unchanged, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू चेंज नहीं हो रही, और उसका ये जो है अपना सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इट्स वैल्यू इज नॉट चेंजिंग। सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ क्या करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है, उसकी वेलोसिटी को चेंज मतलब उसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता, ठीक है। तो यानी कि दोनों के बीच में v पैरेलल जो है, ठीक है, वो चेंज होगा नहीं। v परपेंडिकुलर जो है, ओके, v परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है वो चेंज नहीं होगा, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा। तो इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करने पर चार्ज पार्टिकल जो है उसका स्पीड चेंज नहीं होगा। हाँ, इट विल चेंज इट्स वेलोसिटी बट नॉट इट्स स्पीड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, सो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो जीरो, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F डॉट dW ds होता है। फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। इधर अगर चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो फोर्स इधर लगेगा, यानी फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। सो cos 90 यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हो क्या देगा, जीरो देगा। सो वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो जीरो। वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए चार्ज पार्टिकल, ऐसा मत समझ लेना कि एक मैग्नेट ले आते हैं और हम एक आयरन का पीस ले लेते हैं और मैग्नेट लाने से आयरन के पीस को ऊपर की तरफ खींचता है। सो उसमें वर्क होता है, mgh वर्क होता है। ए मैग्नेट कैन डू वर्क, ठीक है, तभी तो हम लोग इतने सारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल इंटर करता है, ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल का स्पीड चेंज नहीं होगा, ठीक है, ओनली डायरेक्शन विल चेंज, ठीक है। और मैग्नेटिक जो लॉरेंज फोर्स होता है, लॉरेंज फोर्स इज ए काइंड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स कैन ओनली चेंज द डायरेक्शन नॉट द मैग्नीट्यूड, ठीक है। एंड वर्क डन इज आल्सो जीरो। इवन अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को छोड़ दें, हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें, ऑल सेंट्रीपिटल फोर्सेस, ठीक है, सो वर्क डन बाय ए सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो, ठीक है। सो बिकॉज F डॉट ds क्या होगा, जीरो हो जाएगा 90 डिग्री होने की वजह से, ठीक है। अब हम सी पार्ट देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग वेस्ट टू ईस्ट enters a chamber having a uniform electrostatic field in north to south direction। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो उसका डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट है, ठीक है। इसको थोड़ा सा डायग्राम में दिखा दें तो थोड़ा इजी रहेगा। मैं एक डायरेक्शन बना दिखा रहा हूँ, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ है, ईस्ट एंड वेस्ट। एन इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग वेस्ट टू ईस्ट, तो इलेक्ट्रॉन वेस्ट से ईस्ट की तरफ एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और वो इधर जा रहा है, ओके, ये है इलेक्ट्रॉन। इंटर से चैम्बर हैविंग ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है, इधर की तरफ है। मैं डायरेक्शन बना दूं कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉर्थ टू साउथ। Specify the direction in which the uniform magnetic field should be set to prevent the electron from deflecting from its straight line path। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर रखेंगे कि इसका डिफ्लेक्शन जैसे जा रहा था वैसे ही चला जाएगा। हम लोगों ने इस तरह का जो प्रॉब्लम है वो पहले भी किया था, जो हम लोगों ने वेलोसिटी सेलेक्टर किया है, ठीक है। तो वैसे ही हम देख लेते हैं।
देखो मैं इसके लिए हम इसको विजुलाइज कर सकते हैं, राइट हैंड रूल लगा के कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके। मैं अभी इसको वेक्टर के थ्रू करके बता रहा हूँ, यूनिट वेक्टर के थ्रू। सो वेलोसिटी वेक्टर जो है, इसका कुछ वेलोसिटी ले लेते हैं इधर की तरफ है, ठीक है। सो वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं सम मैग्नीट्यूड v होगा उसका इनटू इधर की तरफ मैं x एक्सिस लेता हूँ, इधर की तरफ y एक्सिस इनटू i कैप। ओके, ये हमने वेलोसिटी का वेक्टर लिख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर लिखेंगे, ठीक है, वो है नीचे की तरफ, तो उसको हम E इंटू मैग्नीट्यूड हो जाएगा उसका और माइनस जे कैप। तो हम लोगों ने वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। तो आपको मालूम है कि जो फोर्स ऐड करेगा इलेक्ट्रिक वाला, जो फोर्स होगा F इलेक्ट्रिक, वो क्या होता है Q इंटू ई होता है। तो उसकी वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का, तो क्यू ई हो गया, ठीक है, माइनस ई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, सो माइनस ई, ये हो गया क्यू की वैल्यू, और ई की वैल्यू डालेंगे ई माइनस ई जे कैप, ठीक है। टोटल क्या आ जाएगा ई इंटू जे कैप। ओके, सो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो लिख लिया गया। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें नहीं मालूम है किधर लेना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा नहीं पता है हमें, ठीक है। तो ये तो पता है ना कि जो लॉरेंज फोर्स लगेगा वो क्या होगा, ठीक है, लॉरेंज फोर्स F जो होगा वो क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्लस क्यू वी क्रॉस बी होता है। ओके, ये टोटल, अगर चाहें तो क्यू को हम लोग कॉमन भी लिख सकते हैं, ओके, आप लिख सकते हैं। सो मैंने ये वाला तो कैलकुलेट कर लिया था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ओके, ये ई इंटू जे कैप, क्यू की वैल्यू माइनस ई हो गई, वेलोसिटी को हम वैसे ही पुट करते हैं वी आई कैप क्रॉस बी वेक्टर छोड़ देते हैं, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, किसकी डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स क्या होता है Q इंटू ई होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई माइनस ई जे कैप आ गया ना। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ है, इसको वाई एक्सिस लेंगे तो ये क्या होगा, इधर जे कैप इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ क्या होगा आई कैप होगा, यूनिट वेक्टर आई इधर होगा, जे इधर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो नीचे की तरफ है तो माइनस जे की तरफ होगा ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई, कुछ वैल्यू रही होगी ई इंटू माइनस जे कैप, तो ये मैंने लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ठीक है, कि उसका वैल्यू ही है लेकिन माइनस जे डायरेक्शन में, सो ये लिख दिया गया। फोर्स क्या होता है Q इंटू ई होता है, तो Q की वैल्यू कितनी है माइनस ई, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है नेगेटिव होता है, तो माइनस ई लिख दिया गया, और E की वैल्यू कितनी निकाली हमने माइनस ई जे, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ई इंटू जे कैप, ठीक है। तो ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल जाएगा तो उस पर फोर्स लगेगा, ठीक है, वही फोर्स हम लोगों ने निकाल दिया, ठीक है। अब हम निकालना चाहते हैं कि जब आपको मालूम है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करना है, और हम मैग्नेटिक फील्ड को की वैल्यू क्या रखें और डायरेक्शन क्या रखें कि टोटल फोर्स जीरो हो जाए, यानी कि दिस शुड बी जीरो, ये टोटल फोर्स जीरो आ जाना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा, दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और कैंसिल होने की वजह से टोटल फोर्स जीरो हो जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड किधर लें, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या चूज करें ताकि टोटल फोर्स जीरो आ जाए, तो हम लोग ये लिख देते हैं दिस इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो पहले एक बार इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, ई इंटू जे कैप माइनस ई इंटू वी
इंटू ये बी हमें मालूम नहीं है, ओके। सो मैं इसको अभी छोड़ देता हूँ, ई इंटू वी इंटू आई क्रॉस बी कैप, बी कैप नहीं बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक। तो ये सारा का सारा उधर की तरफ ले जाते हैं, ओके। ई तो कैंसिल हो जाएगा, सो ई को लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, ई जे कैप इज इक्वल टू वी इंटू आई क्रॉस बी, यही आएगा ना। ई जे कैप ये पॉजिटिव हो जाएगा उधर 0 के उधर जाने की वजह से, तो वी आई क्रॉस बी, यानी कि हम देख सकते हैं कि ये जो मैग्नीट्यूड है वो तो आएगा खैर मल्टीप्लाई हो करके ई, ये जे कैप के डायरेक्शन में आ रहा है तो उधर भी तो जे कैप आना चाहिए ना, यानी कि आई क्रॉस बी वेक्टर जो है वो, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ इस बी वेक्टर को, अब मैं लिख देता हूँ इसको बी वेक्टर बी इंटू सम एन कैप, हमें नहीं मालूम है कि वो आई होगा जे होगा के होगा, किधर की तरफ होगा नहीं पता है। तो इसका यही मतलब है ना कि आई और इस यूनिट वेक्टर को आप इसको लिख सकते हैं v इंटू बी इंटू आई क्रॉस एन कैप, ठीक है। ये एन कैप किधर लेंगे कि आई क्रॉस करने पर क्या मिलना चाहिए आपको, जे मिलना चाहिए, ठीक है। आई आपको मालूम है कि आई क्रॉस के कैप करने से क्या मिलता है, माइनस जे कैप मिलता है, या यूं कहें कि ऐसे आपको पता है आई जे एन के, तो अगर आप के क्रॉस आई करते हैं तो क्या मिलता है, जे मिलता है, यानी कि के क्रॉस आई देता है जे, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, आई क्रॉस वो आ रहा है, ठीक है, आई क्रॉस वो करेंगे, तो अगर आप लिखेंगे इसको आई क्रॉस के कैप, ये तो माइनस जे देगा, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि हम लोगों को n को क्या लेना चाहिए, सो n मस्ट बी इक्वल टू माइनस के कैप, आई क्रॉस माइनस के कैप करेंगे तो क्या देगा, प्लस जे कैप, यानी कि आई क्रॉस माइनस के कैप इज इक्वल टू प्लस जे कैप आएगा, यहाँ प्लस जे कैप चाहिए था, यानी कि एन कैप क्या होगा, यहाँ पर माइनस के कैप होगा। इससे पता चल चुका है कि जो फील्ड जो होगा, अब हम इसको हटा के लिख सकते हैं, सो आई क्रॉस एन कैप तो आपने लिखा लिया कितना आता है, ठीक है। सो यानी कि अब मैं लिख सकता हूँ कि ये ई जो है इक्वल टू वी बी आ जाएगा, ओके, ई इक्वल टू वी बी, ये दिस ब्रैकेट वाला टर्म क्या हो जाएगा, जे कैप आ जाएगा, बिकॉज एन की वैल्यू माइनस के कैप पुट कर देंगे तो जे कैप, तो दोनों साइड बराबर आ जाएगा, ओके। सो ई इज इक्वल टू वी बी, सो बी इज इक्वल टू ई बाई वी, यही तो था वेलोसिटी सेलेक्टर कि वेलोसिटी इज इक्वल टू ई बाई बी। आप डायरेक्ट उसका यूज कर सकते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू ई बाई वी। नाउ डायरेक्शन आपको बताना था तो आप डायरेक्शन भी बता सकते थे। गैल्वेनोमीटर से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आता है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर करंट को किसी सर्किट में फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देखने के लिए यूज किया जाता है, और फिर गैल्वेनोमीटर को हम एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो वो कन्वर्जन कैसे किया जाता है, ठीक है, फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस, ठीक है। तो ये आपको जानना है, और उसके बाद फिर उसके अंदर का थोड़ा मैकेनिक्स समझना है कि कैसे गैल्वेनोमीटर काम करता है। और कन्वर्जन पे बेस्ड काफ़ी सारा क्वेश्चन आता है। गैल्वेनोमीटर जो है वो उसको कन्वर्ट करना है एम्पियर मीटर में, ठीक है। सो कितना कैसा रेजिस्टेंस लगाया गया है, तो उस पर क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर और एन एमीटर, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे।